हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामनिवास चौधरी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद अपने सपने को हासिल किया है। एक लंबे संघर्ष के बाद बीच में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करते हुए, इवन बीच में आने वाली कई सारी लुभावनी चीज़ों को दूर करते हुए भी इन्होंने अपना जो एम है उसको फिक्स रखा है। वो कहते हैं कि बचपन का पाला हुआ सपना अक्सर जवानी में पूरा हो ही जाता है, तो वही इस चरितार्थ को इन्होंने पूरा किया है। जो सपना इन्होंने बचपन में देखा था कि हाँ मुझे तो स्पेशल इसी ही डिपार्टमेंट में जाना है, उस डिपार्टमेंट में ही इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और उसके लिए इन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। उसके दौरान इन्होंने बीच में कई सारी कठिनाइयों का सामना भी किया, कई सारे इनके सामने ऐसे ऐसे ऑफर या फिर ऐसे अवसर भी आए जहाँ पर ये रुक सकते थे, अगर वहाँ रुकते तो भी आज अच्छी जगह पे होता। लेकिन कहते हैं कि सपनों से परे कुछ भी नहीं इस जहाँ में, ये जहाँ पूरा भरा हुआ है सपनों से। तो मैं बात कर रहा हूँ विजय सिंह मीना की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव और कस्बे से बिलोंग करते हैं, सवाई माधोपुर से हैं ये। इनके जो पिताजी है खेती करते हैं, खेतियर है, वो फार्मर है। माताजी जो है वो हाउस वाइफ है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ठीक है अगर फार्मर है तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। तो एक संघर्षों से जूझता हुआ जीवन इन्होंने बिताया है पूरा। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक आप सबके लिए इंस्पायरिंग मोमेंट होने वाला है, क्योंकि ये कोई हायर एजुकेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना एक डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़ से। इनका डिप्लोमा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने डिप्लोमा किया है। इनके बारे में जो आपको बता रहा हूँ ब्रीफ में, ये आपके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो यही है कि इन्होंने अपना डिप्लोमा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चित्तौड़गढ़ से 2013 में कंप्लीट किया है। और 2013 के बाद आज 2023, इन पिछले 10 सालों का सफ़र इनका कैसा रहा है और इस 10 सालों के सफ़र में इन्होंने अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखा है, किस तरह से अपने लक्ष्य से जोड़ के रखा है, ऐसे क्या क्या इनमें अपने आप को मेंटेन करने का किस तरह से जज्बा रहा है, उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस दौरान हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या सामना किया है, कौन कौन से एग्जाम है जो इन्होंने क्लियर किए हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि विजय सिंह मीना जी ने 2013 में अपना जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट किया। उसके बाद 2015 में जोनटेक में इन्होंने कोचिंग शुरू की। 2015 के बाद जब इन्होंने 2015 में कोचिंग शुरू की तो 2016 में इन्होंने सेल एग्ज़ाम क्लियर किया। आपने 2016 में सेल एग्ज़ाम किया। उसके बाद ये बहुत एक अच्छा मूवमेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ठीक है मेरा एज क्राइटेरिया नहीं है, मैं इनके मुँह से ही सुनना चाहूँगा सर कि आपने 2016 में जब 1 साल की जोनटेक से कोचिंग करने के बाद 2016 में आपने जब ये सेल एग्ज़ाम क्लियर किया तो इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? सर इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में एज पूछी गई थी कि आपकी एज क्या है, तो मेरी 18 फिक्स हुई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि आप बच्चे हो, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर सकते वहाँ हाई टाइम। ओहो, अच्छा, मतलब जो भी आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है उस मिनिमम एज क्राइटेरिया से आपने बहुत पहले अपने आप को इस जॉब के लिए स्थापित कर लिया था। बहुत सही। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने एज क्राइटेरिया से पहले एग्जाम इन्होंने क्लियर कर दिया। मतलब आपका वो कहते हैं कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। इन्होंने वही यहाँ चरितार्थ किया है कि 2016 में इन्होंने सेल का एग्ज़ाम क्लियर किया, सब कुछ एग्ज़ाम क्लियर किया, बट ड्यू टू एज क्वालिफिकेशन जो इनकी एज मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए वो अचीव नहीं कर पाए तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद विजय जी ने 2018 में फिर से जोनटेक ज्वाइन किया और 2019 में इन्होंने RRB JEE एग्ज़ाम किया। यानी जब जब विजय जी ने जोनटेक ज्वाइन किया है उसके जस्ट अगले साल इन्होंने कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है। अगेन 2019 में इन्होंने सेल ज्वाइन किया और इस बार सेल इन्होंने फिर दोबारा क्रैक किया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने दोबारा क्रैक किया है। 2019 में इनका सेल का एग्जाम क्रैक हुआ, 2019 में ही RRB JEE इन्होंने क्रैक किया और इन्होंने दोनों में ही ज्वाइनिंग नहीं ली। उसके बाद 2021-22 में इन्होंने RTO इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर किया। उसी दौरान इन्होंने दिल्ली वाटर बॉक्स JEE का एग्जाम भी क्लियर किया और फाइनली अब ये अपना जो इनका गोल था उस गोल पे स्थापित है। अब इन्होंने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा क्लियर। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, इनके मुँह से सुनना चाहूँगा मैं कि भाई 2019 और आपका DRDO के बीच का जो आपका सेशन है इसमें आपने 4 से 5 एग्जाम क्लियर किए हैं। तो इन एग्जाम्स को क्लियर ना करने के पीछे क्या रीज़न रहा है आपका? मतलब इनको ज्वाइन ना करने, एग्जाम नहीं क्लियर नहीं, ज्वाइन ना करने के पीछे क्या रीज़न रहा है कि आप इन एग्जाम को ज्वाइन नहीं किया आप लोगों ने? सर ये मेन कारण ये था कि सेल में सैलरी वो सुविधाएं नहीं होती जो एक अच्छी होती है। DRDO में अच्छा मतलब जो सीखने को मिलेगा मिसाइल के बारे में, मतलब आपका बचपन से सपना था कि आपको डिफेंस में ही जाना है, मतलब डिफेंस और रिसर्च में ही। 2019 में भी DRDO का एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओके ओके, तो आपका सपना था कि आपको DRDO डिफेंस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको अपना
करियर बनाना है तो आपने पहले से ही 2000 आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया, आपका नहीं हो पाया तो आपने दोबारा एफर्ट किया है और फाइनली आप वहाँ हैं जहाँ पर आपको जाना चाह रहे थे आप। देखिए विजय जी, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेटेड होने का मौका मिलेगा इससे। खासतौर पे वो विद्यार्थी जो सोचते हैं कि मैं सिर्फ 6 महीने में ही जॉब क्लियर कर लूँगा या 6 महीने में ही मैं कुछ ना कुछ हासिल कर लूँगा, तो इनकी जर्नी में इन्होंने 10 साल की जर्नी में इन्होंने तकरीबन 6 से 7 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। उनमें से इन्होंने कुछ एग्जाम की ज्वाइनिंग भी रिजेक्ट की है, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, कई रीजन्स हो सकते हैं उनके पीछे, जैसा इन्होंने बताया। और फाइनली इन्होंने DRDO जो अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, DRDO STAB 2023 मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा के होते हुए स्टूडेंट इन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है। तो मैं आपकी इस इंस्पायरिंग जर्नी से कुछ रिलेटेड सवाल पूछूंगा जो आपको बच्चों को बताएं ताकि वो भी आपसे कुछ सीखे और आप ही की तरह आगे जज्बा लेके बढ़े। मेरा पहला सवाल ये है कि आपका फर्स्ट माइंडसेट कब बना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि आपके पिताजी किसान हैं और आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं और ये 10 सालों का संघर्ष आपने जो किया है ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपका दृढ़ निश्चय कितना मजबूत है। तो आपका पहला माइंडसेट कब बना कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है मुझे? इसका मेन कारण है कि मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। अच्छा, बहुत सही। वो 2010 में ही पोस्टेड हो चुकी थी, उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है इस चीज़ के लिए। और आपके पिताजी को देख के, कोई खेती करते हुए देख के कभी ऐसा ख्याल आया है कि मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई ख्याल आपके मन में? बिल्कुल, हर किसी का मन होता है कुछ करने बहुत का सही। वालों के लिए। तो अब आप मतलब कह सकते हैं कि किसी भी तरह अपने पिताजी को बस रिटायर्ड करना चाहता हूँ, तो देखा जाए तो आपने एक तरह से अपनी तरफ से रिटायरमेंट की पूरी भूमिका निभा दी है, जी सर। है ना। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट जो है आज ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, और आप तो खैर रिसर्च में हैं, DRDO में है, भारत सरकार के परिक्रम है जिसके अंदर आप जाके बैठेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अब तक क्या क्या किया है 2015 से लेके 2023 तक, क्योंकि आप पढ़ाई के कॉन्टेक्ट में लगातार रहे हैं। जी सर। इस दौरान आपने जॉनटेक भी ज्वाइन किया है, 2 या 3 दफ़ा आपने जॉनटेक ज्वाइन किया है, आप कंटिन्यू पढ़ाई से कॉन्टेक्ट में रहे। तो इस दौरान आपने क्या क्या किया है, मैं जानना चाहूँगा ताकि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैंने किस तरह से अपने आप को रिफॉर्म किया है, किस तरह से मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने 2015 में जॉनटेक ज्वाइन किया था। ठीक है। तो मैं 2016 में मेरा पहला एग्जाम था सेल का, भिलाई वाला। ठीक है। तो वो मैंने क्रैक किया, लेकिन ठीक है। इंटरव्यू में मेरी वो एज के कारण मुझे बाहर कर दिया गया। ठीक था। है। दूसरा, मैं 2019 में दोबारा मैंने सेल दिया, तो उसमें मेरा ज्वाइनिंग था, लेकिन मेरे को कुछ आगे करना था, इस वजह से मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। उसमें घर वालों ने, रिश्तेदारों ने कुछ बोला कि ज्वाइन कर ले, कुछ नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन मैं फिर भी पढ़ा। हाँ। फिर 2022 में मैंने RTO इंस्पेक्टर निकाला। हाँ। 2023 में मैंने अब DRDO के। तो अब भी आप मतलब रोकेंगे या फिर ज्वाइन करेंगे इसको? नहीं, ज्वाइन करेंगे। फिर पक्का है ना, कहीं ऐसा नहीं है फिर कोई वो दूसरा ख्वाब पाले हो आंखों में? नहीं। नन्ही आंखें बड़े ख्वाब, ऐसा कुछ? चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए इतना एक लंबा 10 साल का सफ़र आपका रहा है, तो जो कहते हैं कि इस दौरान आप कई दफ़ा डीमोटिवेटेड होंगे, कई दफ़ा आपको ऐसा लगा होगा कि यार अब छोड़ देना चाहिए या फिर कोई ना कोई जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो इस दौरान आपका रोल मॉडल या जो गाइडेंस के तौर पे रोल मॉडल रहा है वो किसने आपको सबसे ज़्यादा गाइड किया है? सबके पहले तो फैमिली थी, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। उसके बाद जॉनटेक कोचिंग करण सर, राम सर, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जब भी मैं बोलता था सर ये नहीं हुआ, तो वो बोलते तू कुछ बड़ा करेगा। तो आज मैं बड़ा किया है उनकी वजह से। बहुत सही। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कई जगह ऐसा होता है कि बच्चा एक एग्ज़ाम क्लियर करने में भी 2-2, 3-3 साल लगा देता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटजी रही है कि कौन कौन सी चीज़ों ने आपकी हेल्प की? आपकी डिटेल स्ट्रेटजी बताइए कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या सोचते हैं, एग्जाम से पहले आप कैसे पढ़ते हैं, टारगेट किस तरह सेट करते हैं, आपकी स्ट्रेटजी बताइए। मतलब मेरा पहला गोल यही था कि मुझे टेक्निकल जॉब ही करनी है, मैं इधर उधर नहीं गया। मतलब आपने कभी नहीं सोचा, मतलब एक ऐसी ब्रांच जिसमें वैकेंसीज के नाम पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, उस वैकेंसी की ब्रांच में आपने अपने आप को 10 साल सिर्फ इसलिए रोक के रखा कि आपको सिर्फ टेक्निकल जॉब ही करनी थी। बहुत बहुत काबिल तारीफ है ये, क्योंकि अदरवाइज मैंने देखा है कि जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी आज अगर कोई जेई बनना चाह रहा है तो कल कोई कांस्टेबल की तैयारी करेगा, फिर परसों पटवारी की तैयारी करेगा, फिर परसों किसी और एग्जाम की तैयारी करेगा। तो ये काबिल तारीफ जज्बा है आपका जो आपने मेंटेन रखा और आज आपने उसको अचीव भी किया। ठीक है, इसके बाद जैसे आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जब आपने कहा कि ठीक है? पढ़ाई कंटिन्यूटी रखी थी, मतलब ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, रोज पढ़ता था मैं 2-4 घंटे कंसिस्टेंसी। मतलब आपका ऐसा कोई दिन नहीं गया जब आपने पढ़ाई को ना छोड़ा होली त्योहार के अलावा? मैं टेक्निकल को मैंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे कोई दूसरा एग्जाम हो। बहुत सही। देखिए अब ये दर्शाता है कि कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल है, डिसिप्लिन का कितना बड़ा रोल है। कुछ मौक़ों को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा है कि मुझे किसी भी वे में कुछ भी करके ये एग्जाम क्रैक करना है, और इसके लिए इन्होंने एक न्यूनतम समय ही क्यों ना दिया हो, चाहे 3 घंटे 4 घंटे ही क्यों ना दिया हो, लेकिन अपने आप को जोड़ के रखा है कि नहीं मुझे रोज पढ़ना है। रोज पढ़ते हैं तो कंसिस्टेंसी ने आपको यहाँ पर पहुँचने में बहुत हेल्प की है।
बुक्स आपने कौन कौन सी प्रेफर करते थे, जोंटे की बुक्स के अलावा भी, या फिर केवल जोंटे की बुक ही आप प्रेफर की थी हमेशा? सबके पहले तो जोनटेक के जो नोट्स थे सर ने जो लिखवाए थे, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आ जाते थे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाता था, जैसे जोनटेक की बुक में भी क्वेश्चन मिलते थे, तो उसी के जरिए ये काम हुआ है। ये कहा जाता है कि जोंटे मतलब ऐसा एक रिमूर सा चल पड़ा है कि जो जोंटेक की किताबें हैं वो क्या एग्जाम उन्हीं से किताबों से बनता है क्या? ये आपने देखा होगा, कई दफ़े से हम सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जोंटेक का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगता है? जोनटेक का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, ये कहना लोग बाग तो कहते रहेंगे, हाँ। अगर सिलेक्शन देंगे तो लोगों को तो यही सोचते हैं, सही बात है। लेकिन जो है अच्छा पढ़ाते हैं इस वजह से सिलेक्शन। चलिए तो जोंटेक की टेस्टीज आपने कभी लगाई है? जोंटेक की टेस्टीज यूज़ जी करते हैं बिल्कुल, आप? मैं कंटिन्यू ये जोनटेक की टेस्ट सीरीज, जोनटेक के नोट्स कंटिन्यू पढ़ता हूँ। जब भी कोई एग्जाम होता है उससे पहले मैं इन्हीं को रिवाइज करता हूँ, उसके बाद ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ। चलिए, इस दौरान मैं आपसे एक सवाल जो कि बच्चों का सबसे ज़्यादा जो क्लास में भी मैं फेस करता हूँ कि सर एक ट्रिक बता दीजिए। जो बच्चे पूछते हैं सर कोई ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक मैं कहाँ से लाऊं? मैं इनसे पूछूंगा आज ट्रिक, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है ये कोई ट्रिक बता दे, या फिर हो सकता है कोई आपको अंदर की बात बता दे। तो वो ये है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए स्टूडेंट को कोई ट्रिक बताइए। सर कोई ट्रिक नहीं होती, इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो एक्सपीरियंस होता है पढ़ते जाते हैं, वो एक्सपीरियंस ही आगे जाके काम आता है। बहुत सही, मतलब जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं 6 महीने में एग्जाम क्रैक कर लूंगा, वो ऐसा नहीं होगा सर, वो पॉसिबल नहीं। जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस है वही एग्जाम में निकल के आता है। बिल्कुल सर, ये देखिए बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ को मानता हूँ। ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती जीवन में, शॉर्टकट जैसा कोई चीज़ नहीं होता। आपको उछलना है तो फिर आपको भागना पड़ेगा, भागते हुए आप गिरेंगे फिर आप उठेंगे, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप छलांग भी मारना सीख जाएंगे। तो छलांग मारने की कोई ट्रिक नहीं होती है, और खासतौर पर अगर इतनी बड़ी सफलता आप हासिल करनी तो उसकी कोई ट्रिक नहीं है किसी प्रकार से, क्योंकि आप जितना अपने आप को छोटी छोटी ट्रिकों में फंसाना चाहेंगे आप उतना ही अपने आप को पीछे करेंगे। तो इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करें उससे पहले मैं इनसे कुछ सवाल और पूछना चाहूँगा। आप अपनी तरफ से जो भी आपके छोटे भाई बहन आने वाले हैं जो तैयारी फील्ड में हैं, जो DRDO की तैयारी करेंगे या जो सेल की तैयारी करेंगे या फिर जो भी आपके ये RTO इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज की तैयारी करेंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी तरफ से जो आपने अपने 10 सालों में अनुभव से अर्जित किया है? मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई कंटिन्यूटी मतलब रेगुलर करनी पड़ेगी, और ये नहीं कि टेक्निकल के अलावा अदर सब्जेक्ट को भी थोड़ा साथ में लेके चलना पड़ेगा। मतलब नॉन टेक को भी उतना ही वेटेज देना पड़ेगा? जितना वेटेज टेक्निकल को देना पड़ेगा उतना नॉन टेक को भी देना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई एग्जाम में एक पेपर नॉन टेक होता है, एक टेक होता है, तो टेक्निकल के वो साथ साथ नॉन टेक को भी साथ लेके चलना। मतलब टेक्निकल का फायदा हमको हमेशा मिलेगा कि जो टेक्निकल एग्जाम उसका फायदा अपने लिए गोल्डन वो है, उसके लिए तो वो तो हाथों नंबर लाएंगे, लेकिन साथ में नॉन टेक के नंबर भी अपन को लाने पड़ेंगे। और नॉन टेक में भी सिर्फ 2 ही नॉन टेक मेरे हिसाब से, एक राजस्थान का नॉन टेक, एक इंडिया का नॉन टेक। तो देखा जाए तो बेसिकली बच्चों को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका राजस्थान जीके और इंडिया जीके, इन तीनों में ही उसको लगातार घूमते रहना है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और विजय सर को जोंटे की तरफ से, मेरी तरफ से, करण सर की तरफ से और सभी स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप भी अपने सपनों के लिए तत्पर रहें, आगे बढ़ें और दृढ़ निश्चय के साथ अपने सपनों को पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि जीवन में अगर सपने हैं तो जीवन है, सपनों से जीवन है, जीवन से सपने नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जीवन यापन सब करते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए साथ और सम्मानपूर्वक जीना हर किसी के नसीब में नहीं होता है, जब तक कि वो ना चाहे। और अगर कोई इंसान चाह ले तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा विजय सर आपसे बात करके, आपने बच्चों को मोटिवेटेड किया, अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और इस दौरान मैं आपको फिर दोबारा कभी बुलाना चाहूँगा ताकि हम और इस तरह की बातें कर सकें। थैंक यू वेरी मच।